Good morning, students. We were undergoing an introductory discussion about the chemical equilibrium chapter, and up to the derivation of relationship of Kc and Kp we had studied. So the last point of discussion was relation between equilibrium constant with concentration term and equilibrium constant with pressure term. This we had done. Okay, you can refer to the previous video for this. Now we will start with the topic called as Le Chatelier's principle. Say if any chemical reaction in equilibrium, is governed by temperature, pressure or concentration, and the reaction is reversible, and in that reaction if temperature, pressure or concentration is changed, then the reaction will proceed in that direction in which the change can be nullified. This is called as Le Chatelier's principle. All right. So say for example, if there is a reaction called N2 and H2 is becoming NH3. So here 2 moles, or let us balance it at first. This is 2, this is 2, this is 3. So there are 4 moles, 1 plus 3, 4 moles of gases, and here there are 2 moles of gases. So concentration is more here. If concentration is less, concentration is more here. Concentration of gases is more here, less here. So pressure will be less here. Pressure will be less here and pressure will be more here. Now, this reaction can go to forward direction also, it can go to backward direction also. Now, in which condition the reaction will go more towards the forward direction? We know that rate depends upon concentration of the reactants. So if we increase the number of moles of the gases, then reaction will proceed towards the forward direction. How can we do that? We can do that by reducing the ammonia molecule, है ना? इसे हिंदी में एक बार समझते हैं. कोई भी रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल हो और वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो, ऐसे रिएक्शन में अगर वो रिएक्शन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर कंसंट्रेशन को हम चेंज कर दें तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जो चेंज किया गया है कंसंट्रेशन में वो नलीफाई हो जाए. प्रेशर के केस में भी ऐसा ही है. यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. लेकिन धीरे धीरे जब रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा, इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इधर प्रेशर कम हो जाएगा, तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनने लगेगा. ठीक है, रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट बनने लगेगा. अगर प्रेशर इधर ज़्यादा हो जाए तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट कर जाएगा. ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हीट भी निकलता है. तो अगर हम और ज़्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट करेगा, और हीट को अगर हम निकाल लेंगे तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट करेगा. ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हीट पैदा कर पाए. तो 3 फैक्टर्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में. उस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर. तो कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि रिवर्सिबल हो, ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन में ही केमिकल इक्विलिब्रियम होगा. अगर वो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन से गाइडेड है, तो अगर इनमें से कोई भी एक टर्म को हम चेंज कर दें तो रिएक्शन का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा जिस डायरेक्शन में जो चेंज हमने कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या प्रेशर में किया था वो चेंज हो जाए. जरा बोलचाल के भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, तो 4 मोल हुए. यहाँ पे सिर्फ 2 मोल अमोनिया है, तो 4 मोल जो है वो ज़्यादा है, 2 मोल कम है, इसलिए ज़्यादा होना चाहेगा, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा,
जब प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में भी आएगा। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन के बीच में ही अगर हम ऐसा कर दें कि एक्सेस अमोनिया डाल दें कहीं से, तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी चेंज हम क्रिएट करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर पे, उसको चेंज करने के लिए ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन। देखो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे, इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज गवर्न्ड और इफ ए केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम is governed by temperature, concentration or pressure, then if any of these factors are altered or changed, then the direction of the reaction changes to that direction where the change can be nullified. Simple. ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी अभी थोड़ी देर में साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखता हुआ भी नीचे दिखता होगा। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट जानने से पहले हम जानेंगे पहले कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये शॉर्ट नोट से पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब द चैटलियर्स प्रिंसिपल, और कभी कभी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं। ठीक है, सो विल कम टू दोस क्वेश्चंस, बिफोर दैट विल डिस्कस द थ्योरी पार्ट 1। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, कोई भी आयनिक सब्सटेंस, कोई भी आयनिक सब्सटेंस, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो या सोडियम एसीटेट हो या कोई एसिड हो या कोई बेस हो जिसमें कैटायन या एनायन हो, उसे अगर हम वाटर में डाल दें तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन में टूट जाता है, और ये कैटायन और एनायन क्या बनता है, चार्ज कैरियर, और उस सॉल्वेंट को वो बनाता है कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, उस सॉल्वेंट में इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लें तो क्या डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, नहीं पास करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चार्ज कैरियर नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप विदाउट किसी इलेक्ट्रोलाइट का वो किसी कैटायन एनायन में नहीं टूटता। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर है ना, डीमिनरलाइज्ड वाटर हो या फिर डिस्टिल्ड वाटर हो जिसको एवोपोरेट करके कंडेंस करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, एवोपोरेट करके कंडेंस करके, है ना। एवोपोरेट करने से क्या बना, वेपर बना, वेपर को कंडेंस किया तो क्या बना, फिर लिक्विड बना। वो जो लिक्विड बना उस लिक्विड को हम कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसी लिक्विड से उस वेसल को धो के 3 बार फेंक देते हैं, और फिर इस प्रोसेस को कई बार होने देते हैं। होने देने से क्या होता है, तो जो कंटेनर है उस कंटेनर में हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर जम जाता है। ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, ये डिस्टिल्ड वाटर में कोई एनायन या कैटायन या सॉल्ट या कंपाउंड नहीं होता। ये प्योर वाटर है। ठीक है, ड्रिंकेबल नहीं है, प्योर वाटर है लेकिन ड्रिंकेबल नहीं है। ड्रिंकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर को पी लेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर का टेंडेंसी है कि वो आयंस को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, तो वो हमारे इंटेस्टाइन से क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हम जो नमक खाते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड, उसके साथ थोड़ा सा मैग्नीशियम क्लोराइड और भी कई सारे आयंस जो अलग वाटर के फॉर्म से आता है, सब्जियों से आता है, उन सबको वो एब्जॉर्ब करने लगेगा। और एब्जॉर्ब कर करके क्या होगा, एक हेवी डेंस लिक्विड बन जाएगा, जो कि हमारा किडनी नॉर्मली उसको फिल्टर शायद ना कर पाए। ठीक है, और दस्त भी हो सकता है। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, चार्ज कैरियर नहीं होता, आयंस नहीं होता। लेकिन अगर किसी डिस्टिल्ड वाटर में हम NaCl डाल दें या फिर विनेगर डाल दें या फिर कोई एसिड डाल दें या फिर कोई बेस डाल दें, ऐसे तो बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन वो आयनिक होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, ये बन जाता है Na+ एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, CH3COO माइनस एक्वस प्लस H+ एक्वस। ठीक है, HCl
कैसे टूटेगा? H प्लस एक्वेयस प्लस Cl माइनस एक्वेयस। ये स्मार्ट क्लास में जो बोलते हैं ना, जो वॉइस ओवर देते हैं, वो एक्वस नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? एक्वेयस। तो वो फोनेटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, तो शायद एक्वेयस बोलना ज्यादा सही है। ठीक है, हमारे टीचर एक्वस बोलते थे, हम भी एक्वस बोलते हैं, लेकिन एक्वेयस बोलते हुए भी सुना है मैंने। तो ये बनेगा NaCl एक्वेयस प्लस OH माइनस एक्वेयस। इसका मतलब क्या है एक्वेस? इसका मतलब यह है कि जो वाटर का जो पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। कहां पढ़ा था हमने? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव साइड है और जो पॉजिटिव साइड है, ये क्या करता है? कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन को घेर लेता है। कैसे? H प्लस को कौन घेरेगा यहाँ पे? या फिर NaCl ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, या फिर NaCl ले लेते हैं। अगर इसको हम H2O से ट्रीट करें, if I treat this with H2O, then Na plus will be surrounded by the negative part of the water. और पॉजिटिव पार्ट दूर दूर होगा, प्लस Cl माइनस। इस प्रकार से क्या होता है कि जो आयंस है, वो आयंस टूट के वाटर मॉलिक्यूल्स को घेर लेता है। ठीक है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल समझो ऐसे कि अगर लड्डू के 2 बूंदी हो और उस 2 बूंदी को हमने जमीन पे गिरा रखा हो, तो कुछ चींटियां आके एक बूंदी को पकड़ेगी और कुछ चींटियां आके अलग बूंदी को पकड़ेगी। ऐसा करने पे क्या होगा कि दोनों बूंदी के बीच में जो एडहेसिव बॉन्ड है वो टूट जाएगा। उसी प्रकार से इस प्रकार के सॉल्ट को वाटर में डालने से ये 2 पार्ट में टूट जाता है। तो अगर ये 1 मोल था और ये 1 मोल हो जाए और ये 1 मोल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये 99.99% डिसोसिएट कर गया या 100% डिसोसिएट कर गया, 100% आयोनाइज हो गया। ठीक है, तो 100% आयोनाइज हर एक सॉल्ट, हर एक एसिड, हर एक बेस, हर एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं करता। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। तो हर एक सॉल्ट, हर एक एसिड, हर एक बेस, हर एक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस अगर हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लें, अगर हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लें जैसे CH3COO -H+, ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता। जैसे हमने यहाँ पे पूरा एक 1 एरो दे दिया है, यहाँ पे हम पूरा एक एरो नहीं दे सकते। ये कंप्लीटली डिसोसिएट कभी नहीं करेगा। ठीक है, CH3COO -+H+, ये एक्वेयस। ठीक है, एक्वेयस मतलब ऐसे वाटर से घिरा हुआ, टूटेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना था इसका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाज 1/1 और 1/1 into 100 इक्वल टू 100%। बट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिसोसिएट करेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कैन dissociate is termed as alpha. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is always less than 1 and is a proper fraction. ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। हो सकता है कि 1/4 डिसोसिएट करे, हो सकता है कि 1/2 करे, हो सकता है कि 1/9 करे। ठीक है, डिपेंड करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है,
तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, और हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स which can dissociate completely in solvent or water. Weak electrolytes are the electrolytes which does not dissociate completely. Only a fraction of that dissociates. This is called as, this fraction which dissociates to form the cation and anion in the solution is called as its degree of dissociation. Degree of dissociation, which is always a fraction. Degree of dissociation is denoted by alpha. Alpha for strong electrolyte is always 1 because it undergoes 100% dissociation, but alpha for weak electrolyte is less than 1. So it is a strong electrolyte. It is a strong electrolyte and it is a weak electrolyte. अब देखेंगे हम एक टर्म है रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। कोसेंट से हमें क्या पता चलता है? कोसेंट का मतलब जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, तो जो होल वैल्यू आता है उसे कहते हैं कोशेंट। तो कोशेंट क्या शो करता है? बेसिकली कोशेंट शो करता है एक फ्रैक्शन कि कितना पार्ट कंप्लीट हुआ किसी भी चीज का, ठीक है। उसी प्रकार से एक टर्म है रिएक्शन कोशेंट। इस रिएक्शन कोशेंट से कई सारे टर्म निकलेंगे अभी, इसलिए इंपॉर्टेंट है टर्म। अगर ये कोई रिएक्शन A प्लस B रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम में है और बन रहा है C प्लस D, कितना? A मोल ऑफ A विथ B मोल ऑफ B विथ C मोल ऑफ C एंड विथ D मोल ऑफ D। तो एक फ्रैक्शन मतलब फॉर गिवन अमाउंट ऑफ द सैंपल ऑफ रिएक्टेंट हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड? What is the fraction of product formed compared with that of the reactant? तो उसको निकालते कैसे हैं? C to the power C D to the power small d by A to the power A, मतलब A टाइम्स है, A into A टाइम्स, और ये B to the power B। For any instant before or after equilibrium, इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में कितना होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। लेकिन क्यू की बात हम तब करते हैं जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन ना हो, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में हो तो उसको हम K कहते हैं, ठीक है। K इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम में ना हो तो हम Q की बात करते हैं, लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। इन दैट केस K इज इक्वल टू A टू द पावर A C टू द पावर C D टू द पावर D बाई A टू द पावर A B to the power B।
अगर ये एसिड होगा तो हम Ka बोलेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बी होगा, अगर बेस होगा तो Kb कहेंगे, और वाटर होगा तो Kw कहेंगे, और इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc फॉर एनी रिएक्शन। सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। This is called as acid dissociation constant. Acid dissociation constant. This is called as base dissociation constant, or it is called as water dissociation constant. तो Ka कब निकालते हैं? किसी भी एसिड के लिए अगर HCl है तो H प्लस प्लस Cl माइनस बना, तो इन दिस केस वी फाइंड आउट Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCl। बेस के लिए, फॉर बेस लाइक NaOH becoming Na plus and OH minus, we find Kb is equal to concentration of OH minus Na plus by concentration of NaOH। उसी तरह से वाटर के लिए, फॉर वाटर H2O becoming H plus and H2O OH minus, Kw will be equal to concentration of H plus concentration of OH minus by concentration of H2O. So this was the meaning of acid dissociation constant, base dissociation constant, equilibrium constant, and reaction quotient. Okay. Now we will solve a few problems, or maybe we will discuss little more about it by taking some specific example in our next class. Otherwise, the discussion is going to become too long for you to assimilate for the day. So what we have completed today? We have completed Le-Chatelier's principle, strong electrolyte and weak electrolyte, and Ka and Kb of acids and bases, and ionization of water. Okay, where we have done ionization of water? See here. Here water is ionizing, here acid is ionizing, and here base is ionizing. Okay, so we will again discuss this will again this will come again. It is not that it is finished, it will again come in the form of problems. Now only I am telling you about the basic terms and definitions. These are only basic terms and definitions required to understand this chapter. Okay, most of the understanding will take place when we will solve problems. Okay, thank you.